नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 8 विज्ञान विषय में कक्षा 8 के बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र प्रश्नोत्तरी, जिसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट के लेके आया हूं जो प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पृथ्वी का वह भाग जहां जीव पाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का वह भाग जहां पर क्या पाए जाते हैं, जीव। अब आपके सामने एक प्रश्न आया है, जीव किसे कहते हैं? जीव कि वह प्राणी जो सांस लेते हैं, गति करते हैं, क्रिया कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। और पृथ्वी का वह भाग जहां पर जीव पाए जाते हैं क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। पहला प्रश्न ये हुआ। अगला प्रश्न, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, समझना और उसके बाद उसके 4 ऑप्शन में देखना और फिर सही उत्तर का चयन करना बहुत जरूरी है। प्रश्न ये दिया गया है कि ध्वनि का जो संचरण है वो किसमें नहीं होता है। प्रश्न उसमें ऑप्शन लिखे होंगे, पानी में, है ना? तो इन सब में, उसके अलावा एक प्रश्न, एक शब्द आया गया उसमें, निर्वात। तो ध्वनि का जो संचरण है वो निर्वात में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? निर्वात में नहीं होता है। अगला प्रश्न, एलईडी, एलईडी लिक्विड इलेक्ट्रॉनिक डायोड। प्रश्न ये आएगा आपके सामने कि एलईडी का पूरा नाम क्या है? या तो लिक्विड इलेक्ट्रॉनिक डायोड आएगा या फिर आएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप। दोनों का जो उत्तर होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है, उर्वरक एवं खाद में अंतर। देखो, एक है खाद और एक है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ, तो खाद किसे कहते हैं और खाद्य पदार्थ में भी अंतर होता है। खाद्य पदार्थ वह पदार्थ जो हम खाते हैं उन्हें खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद जो, देखो अब आपके सामने एक प्रश्न आया है, खाद व उर्वरक में अंतर। खाद कैसे बनता है, उर्वरक कैसे बनता है? खाद कहां बनता है, उर्वरक कहां बनता है? खाद किसे किसे हम खाद कहते हैं और कौन कौन से उर्वरक होते हैं? देखो, सबसे पहले आप पॉइंट लिखोगे कि खाद जो है वो प्रकृति द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? प्रकृति के द्वारा बनता है। खाद जो है सड़ी गली या गोबर से बनता है। तीसरा पॉइंट आपके सामने, खाद क्या करता है? मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है? मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देता है। जो मिट्टी की जो उर्वरकता होती है उसे बढ़ा देता है। तो खाद डालने से क्या होता है? फसल अच्छी होती है। ठीक है, अब उर्वरक हो गया। उर्वरक जो है कृत्रिम या फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। कहां बनाए जाते हैं? फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, खाद रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यूरिया, है ना, यूरिया, पोटास, ये सभी क्या है? उर्वरक के उदाहरण है। अगर आप ये 3 पॉइंट भी लिखकर आते हो तो आपको 4 नंबर अवश्य मिलेंगे। तो ये हुआ खाद व उर्वरक में अंतर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि पाश्चरीकरण किसे कहते हैं? बहुत बार ढूंढा है, इसके बाद में पता चला कि पाश्चरीकरण के बारे में हर साल एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है कि पाश्चरीकरण किसे कहते हैं। पाश्चरीकरण किसे कहते हैं? और ये जो पाश्चरीकरण की प्रक्रिया है आप सभी के घर में जरूर होती होगी। क्या होता है कि हमारी जो माँ है वो क्या करती है? दूध को गर्म करती है। पाश्चरीकरण का मतलब होता है
कि दूध को हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और गर्म करने के जस्ट बाद एकाएक उसे क्या किया जाता है, ठंडा। जैसे ही गर्म हुआ और आप उसे क्या कर दोगे, ठंडा कर दोगे। ठंडा करने से क्या होगा, इस दूध के अंदर जितने भी बैक्टीरिया या जीवाणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, पाश्चरीकरण कहते हैं। अर्थात दूध को हाई टेम्परेचर में गर्म करने के बाद में एकाएक उसे ठंडा करने किया जाता है। और क्यों करते, जब जैसे ही ठंडा होता है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं या जो जीवाणु पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, पाश्चरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पाश्चरीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। प्रश्न तो यह है कि हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव, मतलब हमारे जो जीवन है उसके अंदर सूक्ष्म जीव किस प्रकार से उपयोगी है। पर अपन पूरा ये करेंगे कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव वह जीव जिसे हम अपनी आंखों से या नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, इन आंखों से मैं सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकूंगा। और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जैसे कोरोना हो गया है ना, वायरस हो गए, जो खांसने से या एक दूसरे के संपर्क में आने से जो फैलते हैं है ना जीवाणु, उन्हें जिसे अपन बैक्टीरिया वायरस कहते हैं है ना। तो सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं और सूक्ष्म जीव को हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। तो सर कैसे हम सूक्ष्म जीवों को देखेंगे कि हाँ इसके अंदर सूक्ष्म जीव है या नहीं। तो सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, या हिंदी में बोले तो सूक्ष्मदर्शी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या कर सकते हैं हम, जो सूक्ष्म जीव हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रश्न यह है कि हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव, देखो हमारे जीवन में बहुत प्रकार से जो सूक्ष्म जीव हैं वो उपयोगी होते हैं। कैसे होते हैं, पहला पॉइंट लिखोगे आप कि दूध से हम जब दही बनाते हैं, दूध से हम जब दही बनाते हैं तो क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा क्या करते हैं हम, जब दूध को मैंने अभी बताया पाश्चरीकरण की जब प्रक्रिया होगी, और पाश्चरीकरण की प्रक्रिया होने के बाद आप क्या करोगे, उस जो दूध होगा उसको आप किसी कंटेनर में लोगे और उसमें क्या डालोगे, थोड़ी सी छाछ या दही डाल दोगे है ना। तो उससे क्या होगा, वो जो दही के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो किस में चले जाएंगे, दूध के अंदर। और दूध के जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, उस दूध में फैल जाएंगे। और जैसे ही दूध में फैलेंगे तो सुबह आप देखोगे क्या बनेगा उसमें, दही। और उसका जो स्वाद होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय, अर्थात खट्टा होगा। दूसरा पॉइंट, ब्रेड बनाने के लिए, ब्रेड है ना, ब्रेड या केक बनाने में, केक बनाने में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। समझ में आया क्या। तो ये पॉइंट आप अपने इसमें परीक्षा में लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, वैश्विक उष्णता किसे कहते हैं। वैश्विक उष्णता, वैश्विक उष्णता है ना, वैश्विक उष्णता। देखो वैश्विक उष्णता का मतलब होता है, अब वायुमंडल को जानते हो कि हमारे आसपास में उपस्थित वायु या आसपास में उपस्थित गैस को अपन क्या कहते हैं, या इनका जो आवरण है इसको अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। यदि इस वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस या अन्य कोई गैसें मिल जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, वैश्विक उष्णता कहते हैं। और वैश्विक उष्णता किसकी वजह से होता है, पेड़ों की कटाई के कारण क्या उत्पन्न होती है, वैश्विक उष्णता उत्पन्न होती है। कैसे कि पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। यदि हम इस पेड़ को काट देंगे तो वातावरण में क्या मिल जाएगी, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बाकी सारी गैसें। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बाकी सारी गैसें उत्पन्न होगी तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, वैश्विक उष्णता कहेंगे। क्या कहते हैं, वैश्विक उष्णता। समझ में आया क्या। अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी मैंने आपको पाश्चरीकरण के बारे में बताया, एलईडी के बारे में बताया, ध्वनि के बारे में बताया, जीवों के बारे में बताया,
पाश्चरीकरण, खाद्य व उर्वरक के बारे में बताया, सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया और जैविक जो वैश्विक उष्णता है उनके बारे में बताया। अगला प्रश्न यह है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। देखो, जब वातावरण के अंदर वातावरण में एक गैस होती है सल्फर और एक गैस होती है नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन, है ना, सल्फर गैस और नाइट्रोजन गैस, और इसके साथ में यदि अम्ल मिल जाए, क्या मिल जाए, अम्ल मिल जाए, तो इन तीनों के मिलने से वातावरण में कौन सी जो वातावरण में ऊष्मा या नमी है उनमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा जो है वातावरण है वो कैसा हो जाएगा, वातावरण जो है वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और जब भी वर्षा होगी तो वो वर्षा कौन सी होगी, अम्लीय वर्षा होगी। अर्थात वातावरण में जब सल्फर, नाइट्रोजन और इन दोनों गैसों के साथ में अम्ल मिल जाती है तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा से सर हमें क्या हानि है, तो अम्लीय वर्षा से क्या होता है, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो बहुत पुरानी इमारतें हैं, है ना, तो उनका जो रंग में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा जैसे अगर सल्फर हमारे जो हम रेगुलर पानी जो पीते हैं, अगर उनके अंदर सल्फर मिलेगा तो हमें कोई सी बीमारियां उत्पन्न हमारे शरीर में जरूर हो जाएगी। ये प्रश्न यहां पर समाप्त हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने कि संकटापन स्पीसीज किसे कहते हैं, संकटापन स्पीसीज किसे कहते हैं, स्पीसीज किसे कहते हैं, संकटापन स्पीसीज किसे कहते हैं। देखो, संकटापन नाम सुनकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि संकटापन स्पीसीज है क्या। संकटापन का मतलब होता है जो अभी संकट में है, अर्थात खत्म होने की कगार पर है, ऐसे जीव या ऐसे जीव जो अभी संकट की कगार पर हैं, अर्थात खत्म होने में आ रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, संकटापन स्पीसीज कहलाते हैं। जैसे अभी शेर हो गया या भारतीय गेंडा, शेर, अभी तो कौवे भी हो गए, गाय भी धीरे धीरे क्या आ रही है, संकटापन की स्थिति में अभी आ रही है ना, बाघ हो गए, है ना, बाघ, ये भी क्या है, संकटापन की स्थिति में है। तो संकटापन स्पीसीज किसे कहते हैं कि ऐसे जीव जो संकट की स्थिति में या धीरे धीरे अब समाप्त होने की स्थिति में है, क्या कहलाते हैं, संकटापन स्पीसीज कहलाती है। अगला प्रश्न ये है कि विलुप्त स्पीसीज किसे कहते हैं, ऐसी स्पीसीज या ऐसी जाति जो समाप्त हो गई है, क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, क्या कहलाती है, विलुप्त स्पीसीज कहलाती हैं। जैसे नाम पहले ही आएगा, डायनासोर, क्या है, डायनासोर जो ये क्या है, समाप्त हो गई हैं। अगला प्रश्न, वनस्पति जात व प्राणी जात में अंतर। देखो, वनस्पति जात किसे कहते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसी जगह है जहां पर केवल विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जहां पर क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वनस्पति जाति कहलाते हैं। और ऐसी जगह जहां पर जीव जंतु, विशेष प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, क्या कहलाती है, प्राणी जात कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बल द्वारा घर्षण उत्पन्न किए जाने वाले मुख्य प्रभाव। बल द्वारा, अब बल किसे कहते हैं साहब, पहला प्रश्न है, बल किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो क्या आप बल द्वारा किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो, यदि कोई वस्तु एक जगह पर पड़ी है, अर्थात वो कौन सी अवस्था में है, विरामावस्था में है। कौन सी अवस्था में है, विरामावस्था में है। तो आप क्या करोगे, उसको बल दोगे, क्या दोगे, बल दोगे, और बल से आप उसकी विरामावस्था से कौन सी अवस्था में परिवर्तित कर दोगे, गतिशील अवस्था में। तो बल द्वारा आप किसी भी वस्तु की विरामावस्था से, किसी भी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अब बल द्वारा
किसी भी वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने फुटबॉल पर किक मारी है ना, तो किक बल लगाया उस पे और बल की वजह से फुटबॉल बहुत तेज आया और वो लुढ़कते 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 क्या हो गया, वो धीरे धीरे जमीन पर रुकने लगा। जैसे ही रुकने लगा आपने फिर से उस पर जोरदार बल लगाया, किक लगाई और किक क्या होगी, उस पर बल लगाएगा और जैसे आपने बल लगाया तो फुटबॉल और तेजी से क्या होगा, उसकी जो चाल है उसमें और क्या हो जाएगा, परिवर्तन। इसका सीधा उदाहरण आप साइकिल से भी समझ सकते हो कि साइकिल का जो पेडल है आप लगातार उसको चला रहे हो, है ना, और उसकी चाल, साइकिल धीरे धीरे चल रही है, आप जैसे उस पर बल लगाकर क्या करोगे, उसको गति प्रदान करोगे। जैसे ही गति चलेगी तो वो जो साइकिल है आगे की ओर क्या होगी, बढ़ेगी। तो बल द्वारा आप क्या कर सकते हो, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हो। किसमें कर सकते हो, चाल में परिवर्तन कर सकते हो। अगला, आप बल द्वारा किसी भी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हो। किसके द्वारा, किसी भी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हो। हाँ साहब, बिल्कुल कर सकते हैं कि हमारे तरफ किसी ने फुटबॉल को किक मारी तो आप क्या करोगे, जैसे किक मारेगा आप क्या करोगे, उसको वापस किक मारोगे। तो अभी इस दिशा में आ रही थी, जैसे आपने उस दिशा में उसको भेजा तो वो उस दिशा में चलेगी। तो बल द्वारा आप इसको क्या कर सकते हो, उसकी दिशा में क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। उसके अलावा देखो कि तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि बल द्वारा किसी भी वस्तु की क्या कर सकते हैं, दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। अगला है कि पहला पॉइंट हो गया, बल द्वारा किसी भी विराम अवस्था में पड़ी वस्तु से हम क्या कर सकते हैं, उसको गतिशील अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं और वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। किसमें परिवर्तन कर सकते हैं, आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। सर आकृति में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, आपने आटा गूंदा होगा, है ना, तो आटे को आपने क्या किया, बिल्कुल ऐसी लोथ बना दी और आप उस पर बल लगाकर क्या कर सकते हो, उसको चौड़ा कर सकते हो। गुब्बारा है, आप उसमें हवा के द्वारा क्या कर सकते हो, उसमें बल लगा रहे हो और वो उसके आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आप किसी गद्दे पर बैठे हो, गद्दे नहीं बैठने से पहले गद्दा बड़ा था, आप जैसे ही उसके ऊपर बैठोगे तो वो क्या हो जाएगा, नीचे होगा। आपने साइकिल की सीट पर बैठे होंगे, जैसे आपने साइकिल की सीट पर बैठे, वो साइकिल की जो सीट है वो क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। अर्थात आपने क्या किया, उसके ऊपर बल लगाकर उसकी आकृति में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। ठीक है। ये जो मुख्य मुख्य पॉइंट है आप परीक्षा में लिख के आना। प्रश्न 4 नंबर का है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आपको देखने को परीक्षा के अंदर मिलेगा। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैथमेटिकली प्रश्न है, गणितीय प्रश्न है। आप इसको अगर हल करोगे तो बहुत अच्छा। ये देखो, यदि परावर्तन किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। सबसे पहले आप समझो, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। देखो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया था कि परावर्तन किसे कहते हैं। आपतित किरण यदि किसी समतल पृष्ठ पर पड़ती है तो वो उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। इस नियम को अपन क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अर्थात ये एक समतल पृष्ठ है और इस समतल पृष्ठ पर एक किरण यहां पर आ रही है प्रकाश की, और यहां पर आते ही क्या हो जाएगी, यहां से इस दिशा में लौट जाएगी। तो ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। और ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण। अर्थात यहां पर जो कोण बनेगा, ये कौन सा कोण बनेगा, कोण आई, और यहां पर जो कोण बनेगा ये कौन सा कोण बनेगा, कोण आर। अर्थात आपतित कोण जो है वो किसके बराबर होगा, आपतित कोण किसके बराबर होगा, परावर्तित कोण के बराबर होगा। आपतित किरण किसके बराबर होगी, परावर्तित किरण के बराबर होगी। आपने ये पाठ के अंदर जरूर पढ़ा होगा, है ना। इसी से प्रश्न बन के आया है, इसी से एक बहुत ही शानदार प्रश्न बन के आया है। हम जानते हैं कि आपतित किरण हमेशा कौन सी किरण के बराबर होगी, परावर्तित किरण के बराबर होगी। अर्थात कोण आई जो है किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा। अब प्रश्न ये कह रहा है कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण कितना होगा। अब देखो हम जानते हैं कि
आप जो परावर्तित किरण है वो आपतित किरण से कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री कोण बना रही है। अर्थात हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। कोण आई बराबर क्या है? कोण आई बराबर क्या है? कोण आर, और कोण आर बराबर कितना देर का? 90 डिग्री देर का। अर्थात हम इन दोनों को क्या कर देंगे? क्या मैं इस कोण आर को क्या लिख सकता हूं? कोण आई भी लिख सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि कोण आई और कोण आर क्या है? दोनों बराबर हैं। तो कोण आई प्लस कोण आई बराबर 90 डिग्री, है ना। कोण आई कितने हो गए? 2 कोण आई बराबर 90 डिग्री। ये 2 इधर इसके मल्टीप्लेक्शन में है तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो कोण आई बराबर 90 डिग्री अपॉन 2। 2 के पारे से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, ठीक है। और इसको 2 के पारे से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45 दूने 90। तो कोण आई जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि आपतन किरण परावर्तित किरण से 90 डिग्री आगे, तो आपतित किरण परावर्तित किरण से 90 डिग्री आगे, है ना। 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? आपतन कोण का जो मान होगा, आपतन कोण का जो मान होगा कितना होगा? 45 डिग्री। कितने डिग्री होगा? 45 डिग्री। बहुत ही शानदार प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखना। इसीलिए आज आपके लिए हम ब्रह्मास्त्र जो क्लास है वो लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, कायांतरण किसे कहते हैं? कायांतरण किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कायांतरण, कायांतरण देखो, जब मेंढक के बच्चा होता है, अपने जो बच्चा होता है अपन उसको क्या कहेंगे? बच्चा या बालक कहते हैं, है ना। बछड़ा, अगर गाय या इसके होगा तो बछड़ा कहेंगे। लेकिन जब मेंढक के जो बच्चा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? टेडपोल। क्या बोलते हैं? टेडपोल। और टेडपोल जब बड़ा हो जाता है, अर्थात कौन सी अवस्था में बदल जाता है? वो वयस्क हो जाता है। क्या हो जाता है? वयस्क हो जाता है। अर्थात टेडपोल का वयस्क अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। समझ में आया क्या? अगला प्रश्न आपके यहां पर, दाब किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। दाब किसे कहते हैं और क्या इनके अंदर जो है संबंध है वो आपको बताने हैं। दाब किसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल, एकांक क्षेत्रफल में, अर्थात एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल, एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अर्थात दाब बराबर बल बटेवा क्षेत्रफल। अर्थात दाब जितना ज्यादा होगा बल भी क्या होगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा, और दाब जितना कम होगा बल उतना क्या लगाना पड़ेगा? कम। लेकिन दाब अगर ज्यादा है तो क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अर्थात देखो, दाब ज्यादा तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? कम, है ना। और दाब अगर कम है तो क्षेत्रफल क्या होगा? ज्यादा। और दाब जो है अगर ज्यादा है तो बल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और दाब कम है तो बल भी क्या होगा? कम होगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, परीक्षा में आ सकता है, एक बार पढ़ के जाना जरूर, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि प्रदीप्त पिंड, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। पिछली बार भी आया हुआ है, शायद इस बार भी आ जाए, है ना। तो प्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं? ऐसे पिंड जो प्रकाश दूसरों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? दूसरों से प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, मंगल ग्रह, है ना, ये जितने भी ग्रह हैं ये क्या है? प्रदीप्त पिंड है। जो प्रकाश किससे प्राप्त करते हैं? या तो सूर्य से प्राप्त करेंगे या दूसरे किसी ग्रह से प्राप्त करेंगे। और दीप्त पिंड किसे कहते हैं? वह पिंड जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। क्या होते हैं? स्वयं प्रकाशित होते हैं। जैसे सूर्य, है ना। इसके अलावा तारे हो गए स्टार्स, और इसके अलावा बल्ब, है ना। ये क्या है? कौन से पिंड है? दीप्त पिंड है। कौन से पिंड है? दीप्त
पिंड हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, अगला और लास्ट, कि किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था क्या है, किसे कहते हैं? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन लिखिए या समझाइए। तो किशोरावस्था किसे कहते हैं? देखो, 14 वर्ष से, या ऐसा मान के चलो 18 वर्ष से अधिक उम्र, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र जब हो जाती है, अर्थात जब किसी भी व्यक्ति में उसके शरीर में परिवर्तन होने लग जाता है ना, उनकी आवाज में परिवर्तन होने लग जाता है, उनके शरीर के आंतरिक अंगों में, हार्मोन्स में परिवर्तन होने लग जाता है, तो अपन कहते हैं कि कौन सी अवस्था में आ गए? वो किशोरावस्था में आ गए। तो किशोरावस्था में देखो, पुरुषों में क्या क्या जो है परिवर्तन आएंगे, कि उनकी दाढ़ी है ना, जो अंदर आंतरिक जो रोम है या बाल है, उनमें परिवर्तन, आंतरिक अंगों में वृद्धि होने लग जाएगी, उनकी आवाज में वृद्धि होने लग जाएगी, मानसिक जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और महिलाओं में क्या जाएगा? महिलाओं के जो आंतरिक अंग है उनमें परिवर्तन आने लग जाएगा, उनका जो आकार है वो बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। ये जो है कुछ में महत्वपूर्ण, अर्थात आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले प्रश्न आज हम लेके आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके जो बोर्ड के एग्जाम हैं वो अच्छे से हो रहे होंगे, आपको इन क्लासों से बहुत अच्छा फायदा हो रहा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।